एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। माधव बहुत ही गरीब था। वो दिन रात बहुत मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी माधव गरीब ही था। वो कभी मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था। तो एक दिन माधव अपनी पत्नी से बोला, माला, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीब ही हैं। दूसरे शहरों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं किसी दूसरे शहर में जाकर ही काम करूँगा। अगर आप चले जाएंगे तो मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम शहर में जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए यही काफी है। मैं जानता हूँ माला, तुमने तो हमेशा दुख संकट में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना ही होगा। जब ही हमारे हालात सुधरेंगे, नहीं तो हम एक एक पैसों के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है। अगर मुझे वहाँ काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी, आप कल निकल जाना। अगले दिन सुबह होने पर माधव अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है, लेकिन इस नए शहर में माधव को कोई जानने वाला नहीं था। इसीलिए वो एक जगह रुककर अपने मन में सोचने लगता है, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना होगा, फिर ही मैं अगले दिन काम तलाश करूंगा। माधव रात को रुकने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। भैया, मैं गांव से आया हूं और अब रात हो गई है। मुझे रात भर रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह दोगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ। कई लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। अरे जाओ और कहीं देखो। बेचारा माधव बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ा। फिर माधव एक और आदमी के घर गया। भैया, क्या मैं आपकी घर रात भर रुक सकता हूँ? आप चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे दूंगा। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम मेरे घर में नहीं रुक सकते। इतना कहकर वो आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद माधव कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहरने से मना कर देता है। ये देखकर माधव बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयारी नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब इस शहर में कोई अपने घर में ही नहीं रोक रहा तो फिर मुझे शहर में काम कैसे मिलेगा? बेचारा माधव ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया के घर पर पड़ती है। तो माधव उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। बस अब आपसे उम्मीद है, कृपया करके आप मुझे अपने घर में रात भर के लिए रख लो। बेटा, तुमने मुझे अम्मा कहा है। एक अम्मा अपने बेटे को घर के बाहर कैसे देख सकती है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। माधव उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वो अम्मा माधव से कहती है, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। अम्मा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, आपके साथ कोई और नहीं रहता। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। एक लड़का था, वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया में नहीं रहा, और मेरे पति भी शादी के कुछ सालों बाद मुझे छोड़कर चले गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। अम्मा, आप दुखी मत होइए। अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। आज से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है। देखने में भी तू बहुत साफ दिल लगता है। इस शहर में बड़ी अक्लमंदी से रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत चोर लुटेरे रहते हैं।
वो नए आदमी को देखकर उन्हें लूट लेते हैं। अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बुढ़ी अम्मा माधव को खाना खिलाती है। खाना खाकर माधव सो जाता है। अगले दिन माधव काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे एक सेठ के राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। माधव कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को अच्छी तरह और ध्यान से करता था। माधव के काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर सेठ माधव से बहुत खुश था, इसीलिए वो माधव की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। माधव अपनी कमाई से बस उतना ही खर्च करता था जितने में उसकी जरूरत है पूरी हो सके, और बाकी के बचे हुए पैसे एक छोटी सी पोटली में जोड़ता रहता था। एक दिन माधव सोचता है, जब मैं 1000 रुपए जोड़ लूंगा तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा और फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। इस तरह माधव कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है और वो 1000 रुपए इकट्ठे कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, इसीलिए माधव बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मेरे पास 1000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे इस बात की चिंता है कि अगर किसी कारण मेरी ये रकम कहीं खो गई या किसी ने छीन ली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस रकम को अपने साथ हमेशा लेकर घूमना तो बड़ी बेवकूफी होगी और इस घर में छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाते हुए देख ले और बाद में मेरे पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत से बदमाश और बुरे लोग इस शहर में रहते हैं, इसीलिए अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। बेटा तो सही कहता है, लेकिन बेटा तो अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़ा और रुक जा। अम्मा, मैं थोड़ा और रुकना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तो एक काम करें, तू अपने इन पैसों को इस शहर के सेठ हीरालाल को रखने के लिए दे दे। तेरी रकम उनके पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और जब भी तू अपने घर जाए तो तू सेठ के पास जाकर उनसे अपने पैसे वापस ले लेना। लेकिन अम्मा, मैं उस सेठ के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता अगर वो कल को पैसे देने से मना कर दे तो? बेटा, सेठ हीरालाल बहुत ही ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। तुम बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पैसे दे दो। बहुत से लोग हैं जो उसके पास अपने पैसे रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर माधव अपने 1000 रुपए ले जाकर हीरालाल सेठ के पास पहुंच जाता है। माधव को देखकर सेठ हीरालाल माधव से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। सेठ जी, मेरा नाम माधव है। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ पर आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत मजदूरी करके 1000 रुपए इकट्ठे किए हैं। अब मैं अपनी ये रकम आपके पास रखना आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहता हूँ और काम करता हूँ, तब तक आप कृपया करके ये रकम अपने पास रख लीजिए। सेठ ने तुरंत माधव से पोटली ले ली और फिर बोला, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे बेहतर जगह कहीं मिलेगी भी नहीं, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे ये पैसे मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेंगी। अब तुम बगैर किसी भी चिंता के अपने घर जा सकते हैं और जब तुम्हारा मन करे तो अपने पैसे वापस ले जाना। हीरालाल सेठ की बात सुनकर माधव बेफिक्र होकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद माधव को अपनी पत्नी की याद आने लगती है, इसीलिए माधव अपने घर जाने की तैयारी करके सेठ के पास अपने पैसे लेने जाता है। सेठ जी, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए अब आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। सेठ हीरालाल माधव को गौर से देखकर बोला, तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? सेठ हीरालाल की बात सुनकर माधव के होश उड़ जाते हैं। सेठ जी, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले 1000 रुपए आपको रखने के लिए दिए थे। तुम पगला तो नहीं गए हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 1000 रुपए, इतनी बड़ी रकम तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी हो। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए 1000 रुपए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1000 रुपए दिए थे? सेठ जी, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है,
लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने आपको पैसे देते समय कोई सबूत नहीं दिया। माधव सेठ को अपने 1000 रुपए याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेठ माधव की एक बात नहीं सुनता। सेठ अपने नौकरों को आवाज देता है और नौकरों से कहता है, ये कोई बहरूपिया है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो। सेठ के नौकर माधव पर टूट पड़े। उन्होंने माधव को बहुत पीटा और माधव को घर के बाहर निकाल दिया। बेचारा माधव रोता हुआ बुढ़िया के घर ओर निकल गया और खुद से कहने लगा, हे भगवान, मेरे सालों की जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ नहीं बचा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। उस सेठ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माधव रोता हुआ बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। माधव को ऐसे रोता हुआ देख बुढ़िया माधव से कहती है, माधव बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम तो सेठ हीरा लाल से अपने पैसे वापस लेने के लिए गया था। अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी सब लुट गई। उस सेठ ने मेरी रकम देने से मना कर दिया। वो कहता है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तुम कोई बहरूपिया हो जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने मुझे अपने नौकरों से पिटाई करवा कर भगा दिया। बेटा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैं ही तुझे उस सेठ के पास पैसे रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था वो सेठ इतना बेईमान और धोखेबाज है। अम्मा, आप दुखी मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे भले के लिए ही कहा था, लेकिन होना तो वही था जो भगवान को स्वीकार था। बेटा, अब तुम क्या करोगे? उस बेईमान सेठ से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे घर खाली हाथ ही लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और माधव आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक औरत बूढ़ी अम्मा के घर आती है। उसका नाम मीनाक्षी होता है। वो दोनों को उदास देखकर बोलती है, क्या बात है? आप दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने कई सालों से मेहनत करके 1000 रुपए जमा किए थे। ना कभी पेट भर खाना खाया, ना कभी पूरी नींद ली। फिर माधव ने मीनाक्षी को सारी बात बताई कि किस तरह सेठ ने उसे धोखा देकर उसके पैसे हड़प लिए। बेटी लोग कहते हैं कि सेठ हीरालाल बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए माधव मेरे कहने पर अपने पैसों को सेठ हीरालाल के पास रखाया था। आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक उपाय है। अगर ये उपाय काम कर गया तो उस सेठ की अकल ठिकाने लग जाएगी और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर मीनाक्षी बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर मीनाक्षी बोलती है, अम्मा, अब मैं और माधव भैया सेठ के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। मीनाक्षी संदूक लेकर बूढ़ी अम्मा और माधव के साथ सेठ हीरा लाल के घर की ओर चल पड़ती है। जब सेठ का घर थोड़ी दूर रह जाता है तो मीनाक्षी बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप यहीं खड़ी होकर हमारा इंतजार करो और जब तक सेठ माधव भैया के पैसे ना दे दे तब तक आप हमारे पास मत आना। जैसे ही सेठ माधव भैया के पैसे दे देगा तो माधव भैया तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम सेठ के घर आ जाना और कहना, बहू, बेटा व्यापार करके आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से घर चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर मीनाक्षी और माधव सेठ हीरालाल के घर पहुंच जाते हैं। तो मीनाक्षी माधव से कहती है, पहले मैं अंदर जाऊंगी, तुम कुछ देर बाद आना। उसके बाद मीनाक्षी सेठ हीरालाल के घर के अंदर चली जाती है। सेठ हीरालाल मीनाक्षी के हाथ में संदूक देखकर बोला, बहन, तुम किस काम से आई हो और तुम्हारे हाथों में जो संदूक है इसमें क्या है? मैं मुकेश, व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर के दूसरे शहरों में व्यापार करने के लिए गए हैं। वो कई महीनों से घर लौटकर नहीं आए हैं। ना जाने वो घर वापस लौटकर कब आएंगे। हमारे यहाँ चोरी बहुत हो रही है। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती है, इसलिए मैं कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पाई। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं अपना ये संदूक आपके पास लेकर आई हूँ। इस संदूक में हमारा सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी और हीरा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास सुरक्षित रखना। जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं आपसे अपना ये संदूक वापस ले जाऊंगी।
मीनाक्षी की बात सुनकर सेठ अपने मन में सोचने लगा। संदूक देखकर मालूम पड़ता है कि संदूक में 2 से 3 लाख रुपए का माल है। मैंने सुना है कि मुकेश लाल बहुत अमीर आदमी है। फिर सेठ मीनाक्षी से बोला, बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी ये दौलत मेरे पास ले आई। मैं तुम्हारी ये दौलत अपने पास संभाल कर रखूंगा। तुम यकीन मानो कि तुम्हारी ये दौलत मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगी, और जब तुम अपने पैसे वापस मांगने आओगी तो मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी दौलत वापस सच में मिल जाएगी? बहन, सारे शहर में मेरी ईमानदारी के चर्चे हैं। पूरे शहर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। उतने में ही माधव आ जाता है। माधव को देखकर सेठ बहुत खुश होता है। फिर सेठ सोचने लगता है, ये आदमी बहुत सही समय पर आया है अपनी ईमानदारी दिखाने को। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इस आदमी को इसके 1000 रुपए लौटा दूंगा और इस औरत का संदूक ले लूंगा। इस औरत की दौलत लेने के लिए मुझे 1000 रुपए कुर्बान करने ही होंगे। मेरी बहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे घर से महफूज भरोसे की कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी ये दौलत रख सको। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अरे, मेरे घर से तुम्हारे पैसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले चोर भी लाख बार सोचेगा। ये कहते कहते सेठ ने ऐसा ढोंग किया जैसे उसकी नजर अभी अभी माधव पर पड़ी हो। फिर वो बड़ी उत्साह से बोला, अरे तुम ये देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1000 रुपए मेरे पास रखे थे। आज सुबह ये मेरे पास अपनी रकम मांगने आया था, मगर मैं इसे पहचान ना पाया। मैंने इसे चोर समझा और इसकी रकम ऐसे लौटने से मना कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपने रुपए वापस लेने आते हैं। मैं तो अपने नौकर को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए। इस आदमी को तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बहुत दूर से शहर में काम करने के लिए आया है। ये बेचारा दिन रात एक करके काम करता है। इसने हमारे यहाँ भी काम किया है। इस बेचारे ने दिन रात काम करके पैसे कमाए हैं। तुम इस आदमी को जानती हो, फिर तो किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस गरीब आदमी के पैसे इसे लौटा देता हूँ। सेठ तुरंत अपने कमरे में गया और माधव के 1000 रुपए लाकर उसे दे दिए। माधव अपने 1000 रुपए लेकर सेठ के घर से चला गया। फिर सेठ हीरालाल बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे इसे लौटा दिए हैं। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर भरोसा हो गया होगा कि लोगों के पैसे मेरे पास सुरक्षित रहते। जी, मुझे बिल्कुल पता चल गया है। आप सच में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। तो लाओ, अपना ये संदूक मुझे दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। सेठ मीनाक्षी से संदूक मांग ही रहा होता है, उतने में बूढ़ी अम्मा आ जाती है। वो मीनाक्षी से कहती है, बहू, जल्दी घर चलो। मेरा बेटा व्यापार करके घर वापस लौट आया है। वो तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वो लौट आए। अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति शहर से व्यापार करके वापस आ गए हैं। अब वो अपने पैसों की देखभाल स्वयं ही करेंगे। फिर मीनाक्षी ने संदूक उठाया और सेठ हीरालाल के घर से चली गई। ये सब देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया। अरे हीरालाल, तेरी किस्मत फूटी है। हाय, मेरा दर खो गया। इस व्यापारी को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। अरे थोड़ी देर से आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, उसका कमबख्त को तो अभी ही आना था। आज वो दौलत से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वो संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी सारी तिजोरियां भर जाती। अब क्या करूं? अपनी इस फूटी किस्मत का मैं। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया। सेठ मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और खुद को बुरा भला कह रहा था। उधर मीनाक्षी माधव से कहती है, मेरे भाई, इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी और चालाकी हमेशा कामयाब हो सके। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और सुख चैन से अपने परिवार के साथ रहो। अच्छा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अम्मा, अब मैं अपने घर चलता हूँ। आपने इस शहर में मेरी बहुत सहायता करी है। मैं आपका ये उपकार पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने तो एक माँ होने का कर्तव्य निभाया है। अब तुम जाओ और खुश रहो। मेरा आशीर्वाद
हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर माधव अपने गांव की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। माधव को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। जब से आप गए थे मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगता था। हर वक्त बस आपकी ही याद आती रहती थी। माला, अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उस संकट से निकाल दिया है। भला हो उस महिला का जिसकी वजह से मेरी कमाई मुझे वापस मिली है। फिर माधव अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, आज के बाद मैं कभी भी शहर में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। जो भी करूंगा अपने गांव में ही करूंगा। उसके बाद माधव अपने जमा किए हुए पैसों से एक दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। इस तरह माधव की मेहनत और लगन की वजह से उसकी गरीबी के दिन चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में माधव बहुत अमीर हो जाता है। सीताराम।